अपने रवैयों को हमेशा नर्म रखें। अगर कहीं फासला महसूस हो तो खुद नजदीक हो जाएं। अरशद नदीम की कोचिंग तो साउथ अफ्रीका में हो रही थी। आइन में कहाँ लिखा है कि GHQ या दिफाई तंजीबात के सामने आप जाकर एहतजाज नहीं कर सकते। बहुत लेट पता चला कि वो काफी दिनों से लाहौर कस्टम्स में पड़े हुए हैं। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग नाज़रीन, सुबह खैर। प्रोग्राम दुनिया बोल में है, कहेंगे आपको खुशामदीद और हमेशा की तरह प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज की अच्छी बात के साथ। अपने रवैयों को हमेशा नर्म रखें। अगर कहीं फासला महसूस हो तो खुद नज़दीक हो जाएं। सबब पूछ लें, कोई खामोश लगे तो खुद बात का आगाज़ कर लें। हो सकता है जिसे आप दूसरे शख्स की अना समझ रहे हो वो उसका डिप्रेशन हो, या जिस खामोशी को कतई तल्खी समझ रहे हैं आप वो खुद से शिकस्त हो। पहल कर लें ताल्लुक़ जोड़ने में, राब्ता करने में, मुस्कुराने में, किसी को ज़िंदगी में वापस लाने में। इसी अच्छी बात के साथ नज़र डालेंगे आज की बड़ी खबर। ओलंपिक्स गेम्स में पाकिस्तान के लिए अहम दिन है। मेडल के हसूल के लिए आज पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड में एक्शन में होंगे। सियासतदानों से लेकर खिलाड़ियों, समाजी शख्सियात, शोबिज़ शख्सियात का नेक ख्वाहिशात का इजहार, जबकि अरशद नदीम ने कामयाबी के हसूल के लिए कौम से सपोर्ट और दुआओं की अपील की है। मानसून बारिशों के बाद दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो गई। केपी में ग्लेशियर्स पिघलने से नदी नालों में तुगयानी बरकरार है और डैम ओवरफ्लो होने के बाद सैलाबी ड्रेला जो है वो सड़क पर आ चुका है। कोट अद्दू के करीब दरिया सिंध से मुतसिल कई बस्तियां और मकानात पानी की नज़र हो चुकी हैं। दातू में भी नशीबे इलाके ज़ेर-ए-आब हैं, जबकि अर्बन फ्लडिंग से निमटने के लिए NDMA क्या इकदाम उठा रहा है, तर्जुमान NDMA से जानेंगे। खिदमत के मैदान में हुकूमत पंजाब का आला इकदाम, रेस्क्यू 1112 के ज़ेर एहतमाम एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़। सेंट्रल पंजाब में मरीजों की फौरी मुंतकिली के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होगा। शहरी कैसे फ़ायदा उठाएंगे, प्रोग्राम में आपको बताएंगे। और मलेशिया की सरजमीन पर सब्ज़ हिलाली परचम सर बुलंद। गफरान अली ने आलमी ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल्स जीतकर पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। पाकिस्तानी ताइक्वांडो चैंपियन गफरान अली आज होंगे दुनिया बोल में मेहमान। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं ओलंपिक्स 2024 की। तो उसमें शिरकत के लिए जाने वाला पाकिस्तान का सबसे छोटा दस्ता इंतहाई शर्मनाक शिकस्तों से दो चार है, सिवाय एक नेज़ाबाज अरशद नदीम के, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक्स की जेवलिन थ्रो में फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था और अब आज रात 11 बजे उनका मुकाबला होने जा रहा है। अरशद नदीम ये मुकाबला जीत गए तो पाकिस्तान के हिस्से में भी एक मेडल आने की उम्मीद है, जबकि अरशद नदीम ने कौम से दुआओं की अपील भी की है। नाज़रीन, अब आपको लिए चलेंगे अरशद नदीम के आबाई घर में, जहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, उनके वालिदैन की तरफ से क्या दुआएं की जा रही हैं उनके लिए, ये जानेंगे। वहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे एजाज अहमद और उनसे जानते हैं। जी एजाज, बताएगा। जी बिल्कुल, कौमी हीरो फ़ख्रे पाकिस्तान मियां चन्नू का सपूत अरशद नदीम, जो कि पेरिस ओलंपिक्स के क्वालिफायर राउंड जीतकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है और आज रात 11:30 पर उसका पेरिस में फ़ाइनल है। और हमारी दुआएं हैं कि पूरे पाकिस्तान की दुआएं हैं कि अरशद नदीम भाई फ़ाइनल जीतकर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आएँ। हमारे साथ इस वक्त अरशद नदीम के बड़े भाई शाहद अजीम भाई भी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं तो नदीम के पेरिस ओलंपिक्स के फ़ाइनल में पहुंचने पर उनके कैसे जज्बात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ, उसके बाद पूरे मुल्क का, जिन्होंने मेरे भाई के लिए दुआ की और अरशद ने 86 पॉइंट थ्रो करके फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह अरशद भाई ने पहले भी 90+ थ्रो की हुई है और पूरे पाकिस्तान की दुआओं से अगर वो फिर दोबारा 90+ थ्रो करता है तो इंशाल्लाह मेडल पाकिस्तान का है। तो मैं पूरे मुल्क से दुआ की अपील करता हूँ कि अरशद भाई के लिए दुआ करें ताकि वो 90+ थ्रो करके पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मेडल लेके पाकिस्तान आए। अरशद नदीम का छोटा भाई, जिसको वो खुद अपनी ज़ेर निगरानी तैयार कर रहे हैं, वो भी एथलीट है और अरशद नदीम भाई की तरह ही वो भी जेवलिन थ्रो का ही प्लेयर है और इंशाल्लाह पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल का सितारा है। आइए उनसे बात करते हैं कि अरशद नदीम भाई के हवाले से उनके कैसे जज्बात हैं, क्या कहते हैं वो। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने भाई पे फ़ख्र करता हूँ और बहुत खुश हूँ कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कल मुझे और पूरे पाकिस्तान कौम को मायूस नहीं किया, जो को उस पर उम्मीदें और दुआएं कर रहे थे।
तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल पे भी वो मुझे उम्मीद है और फ़ख्र है कि वो पाकिस्तान कौम को वो मायूस नहीं करेंगे, अच्छा खेलेंगे और पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आएंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि अरशद के नदीम भाई के छोटे भाई का यही कहना था कि वो कौम को मायूस नहीं करेंगे, इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। हमारे साथ इस वक्त उनकी वालदा हैं, उनसे जानते हैं कि आपकी अरशद भाई से जब फाइनल पे पहुंचे हैं तो उसके बाद आपसे बात हुई है, तो उन्होंने आपसे क्या बात की है और उन्होंने आपसे कोई वादा किया है या नहीं किया? मेरे से बात हुई मेरे बेटे की और उसने मेरे से वादा किया और माँ मेरे लिए ना दुआएं करनी है और दुआएं करेंगी इंशाल्लाह ताला। मैं तेरे से वादा कर रहा हूँ, मैं मेडल जीतूँगा और जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा और तेरा मैं दिल बहुत खुश करूँगा। माँ जी का कहना था कि अरशद भाई ने कहा है कि माँ जी आप दुआएं करें, मैं आपसे वादा करता हूँ कि पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल ज़रूर लाऊंगा और इंशाल्लाह जब वो गोल्ड मेडल लेकर आएंगे तो उनका पाकिस्तान में भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा, मियाँ चन्नू में भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अरशद नदीम जिंदाबाद। ठीक है एजाज़ अहमद, हमें उनकी फैमिली से हमें आपने मिलवाया, आपका बहुत शुक्रिया। उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं और बहुत ज़्यादा दुआएं करें अरशद नदीम के लिए, पूरी कौम उनके लिए दुआगो है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अरशद नदीम के कोच राशिद अहमद साकी साहब। राशिद अहमद साकी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आप अरशद नदीम के कोच हैं, क्या समझते हैं अब तक की जो उनकी कारकर्दगी रही है वो बहुत अच्छी रही है, गोल्ड मेडल लेकर आएंगे अरशद नदीम? इंशाअल्लाह इस वक्त पूरी कौम की दुआएं अरशद नदीम के साथ है और हम भी दुआ गो हैं। क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और 86.59 मीटर थ्रो की और इंशाअल्लाह फाइनल में पाकिस्तानी कौम की उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे और पाकिस्तान का परचम और झंडा फ्रांस में लहराएंगे। अच्छा सर, हमने देखा कि ओलंपिक्स में पाकिस्तान के इंतहाई महदूद प्लेयर्स शरीक हुए, इनमें से भी 6 बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। बतौर एक स्पोर्ट्स पर्सन या एक एथलीट आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ कहाँ खामियाँ हैं जो हम इस पोजीशन तक आ गए हैं? क्या हुकूमती सपोर्ट नहीं मिलती या फेडरेशंस में सियासत है या फिर कुछ और वजह है या फिर कुछ और खामियाँ हैं? ये पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का टैलेंट बहुत है मगर अच्छा। इसको ढूंढने के लिए नियत का इखलास जरूरी है जो कि हमारे यहाँ काबरीन में नहीं है। वो स्पोर्ट्स को ठीक तरह से इजी लेते हैं और इसके लिए कोई फिक्रमंद नहीं होते। अगर वो स्पोर्ट्स के लिए फिक्रमंद हो तो पाकिस्तान में जैसे पहले बर्र-ए-सगीर पाको हिंद में बड़े अच्छे अच्छे पहलवान वो रियासती जो राजा महाराजे होते थे वो उनको सपोर्ट करते थे, इस तरह अगर पाकिस्तान में भी इन खिलाड़ियों को सपोर्ट किया जाए तो पाकिस्तान में बैन अवी सतह के खिलाड़ी आ सकते हैं। हमारी सोच जो है, जो सिर्फ जो खिलाड़ी हैं महकमों में मुलाजमत के लिए अपन उनकी सोच होती है, इसके अलावा वो इससे आगे सोचते नहीं भी बैन अवी सतह पर कैसे हमने कंपटीशन करना। बैन अवी मुकाबलों की रिकॉर्ड को मद्देनजर रखकर अगर हम तैयारी करें तो पाकिस्तान लाजमी ओलंपिक में वर्ल्ड मुकाबलों में मेडल ले सकता है। अच्छा सर, पाकिस्तानी जो हरीफ खिलाड़ी हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, क्या डिफरेंस देख रहे हैं उनकी तैयारियों में और हमारी तैयारियों में? कहाँ खामियां हैं हमारी तैयारियों में, कहाँ मतलब बेहतरी लाने की ज़रूरत है, क्या डिफरेंस है? फाइनल मुकाबले में तो वेदर भी है, जर्मनी का, पीटर भी है ग्रीनाडा का, मेरे चोपड़ा है और अरशद नदीम है। ये सारे खिलाड़ी 80+ हैं और इंशाल्लाह अरशद नदीम जो है इसमें 90+। मेरा तो प्रयास ये है भी इंशाल्लाह 95 मीटर तक अरशद नदीम थ्रो करेगा और पाकिस्तान का नाम बुलंद करेगा। अच्छा राशिद साहब, अरशद नदीम की फिटनेस के हवाले से बताएगा, क्योंकि जो लास्ट उन्होंने थ्रो किया है उसके बाद वो कुछ अपने हाथ को झटक रहे थे, तो क्या कोई इशू तो नहीं है? फिटनेस उनकी बरकरार है? बिल्कुल ठीक है, इस वक्त वो माशाल्लाह बिल्कुल फिट हैं, जो पुरुमीद है इंशाल्लाह। वो हर तरह से, पहले इंजरी थी पिछले साल उनकी, वो सर्जरी के बाद बिल्कुल इस वक्त वो मुकम्मल तौर पे फिट और पुरजोश हैं। अच्छा, तो राशिद साहब, ये जो आपने बताया कि जो स्पोर्ट की कमी है हमारे मुल्क में, तो इन खामियों को कैसे दूर किया जा सकता है? क्या समझते हैं आप क्या अपनी तरफ से क्या मशवरा देना चाहेंगे? क्योंकि आप खुद एक कोच हैं स्पोर्ट्स में, तो आपकी राय तो बेहतर होगी इस बारे में। पाकिस्तान में तो इस वर्ल्ड लेवल का कोई कोच नहीं है
तो इधर तो इस वक्त सुलेमान इकबाल भट्ट साहब उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। पहले सियाज बुखारी ट्रेनिंग देते थे वापदा के। तो इस वक्त वो अपने सुलेमान इकबाल भट्ट वो हमारी एथलेटिक फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी हैं। मैं खुद अपने एथलेटिक फेडरेशन पंजाब का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और जिला खानेवाल का मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो ये जो है अपना इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए जो अपना कोचिंग है, अरशद नदीम की कोचिंग तो साउथ अफ्रीका में हो रही थी। ठीक। तो जो अपना नीरज चोपड़ा ने जर्मनी में 5 साल ट्रेनिंग की और साउथ अफ्रीका में ट्रेनिंग इसकी जो थी वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी रही और इस दफ़ा इंशाल्लाह वो कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। अच्छा सर, अरशद नदीम के आज के मुकाबले के हवाले से क्या तासुरात हैं? अरशद नदीम माशाल्लाह बड़ा पुरजोश है और पाकिस्तानी कौम भी पुरजोश है। बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं कि 14 अगस्त को यौम आज़ादी का तोहफा इंशाल्लाह अरशद नदीम पाकिस्तानी कौम को ज़रूर देंगे। ठीक है, कोच अरशद नदीम के जो कोच हैं राशिद अहमद साकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनन पूरी कौम जो है वो इस वक्त दुआ गो है अरशद नदीम के लिए, क्योंकि वो आखिरी उम्मीद हैं इस ओलंपिक्स में हमारे लिए। तो उनकी फैमिली की भी बहुत सारी सपोर्ट और बहुत सारी दुआएं और हमारी दुआ है कि वो आज के मुकाबले में गोल्ड मेडल ज़रूर जीते। तो नाजरीन, इसी के साथ यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में एक बार फिर से कहेंगे आपको खुशामदीद और आपको बताएं कि सियासी मंजरनामे से कुछ बात कर लेते हैं। बानी पीटीआई सानिया नौमी से मुतल्लिक मशरूत मुआफ़ी मांगने को तैयार। कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पहले नौमे वाक़यात की CCTV फुटेज सामने लाएं। मुल्ज़िमान हमारे निकले तो पार्टी से निकाल दूंगा, मुआफ़ी भी मांगूंगा। सबूत आपके पास है तो मुल्ज़िमान की शनाख्त करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। नौमे के जो मुतासरीन हैं वो हम हैं, इंसाफ किया जाए। इलेक्शन हमें लड़ने नहीं दिया गया। मजीद कहा कि फॉर्म 47 वाली हुकूमत से कोई बात नहीं होगी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। शौकत पराचा साहब सीनियर तजियाकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर चेयरमैन PTI की जानिब से जो बयानात सामने आ रहे हैं, जो उनके कहा गया है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अजीब सी बात है कि किसी वक्त था कहते थे कि नहीं ये 9 मई हमने नहीं किया बल्कि आपने खुद किया है और हमें फंसाने के लिए। फिर कह दिया कि नहीं वो मैंने कहा था हाँ कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो आपने GHQ समेत फला जगह के बाहर जाकर एहतजाज करना है। फिर कहा गया कि नहीं आइन में कहाँ लिखा है कि GHQ या दिफाई तंजीबात के सामने आप जाकर एहतजाज नहीं कर सकते। फिर सवाल ही पैदा नहीं होता था, कहा जाता था कि हमसे माफी मांगी जाए। आज कम से कम ये स्टेज आ गई कि अगर आप हमें सबूत दिखाएं तो हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं। सबूत तो पूरे जहान ने देखे हैं, सबूत तो पूरी दुनिया ने देखे हैं, सबूत तो पूरे पाकिस्तान ने देखे हैं, सबूत तो पाकिस्तान के एक बच्चे ने देखे हैं। क्या लाहौर में कोर कमांडर हाउस नहीं जलाया गया? क्या एहतजाज करने वाले जो लिबर्टी लाहौर से शुरू हुए और कोर कमांडर घर तक गए वो आपके लोग नहीं थे? आपके सब लोग नजर आ रहे थे। सनम जावेद की फुटेज मैंने भी देखी, आपने भी देखी। वो क्या कह रही हैं कि हम आपको अभी बताएंगे। जहाँ GHQ के बाहर नहीं गए लोग, आपने खुद कहा कि GHQ के बाहर एहतजाज करना कोई आइन की खिलाफ वर्जी है। बात यह है कि जब आप मॉब को इंसाइट करते हैं, जब आप मॉब को इतना ज्यादा मेंटली प्रिपेयर कर देते हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं, तो फिर मॉब का अपना आगे काम होता है। रेडियो पाकिस्तान पेशावर को जलाया गया, सारा दिन जलता रहा, क्या किसी को नजर नहीं? कौन से सबूत चाहिए आप? क्या आप अभी भी कह रहे हैं कि आप हमें सबूत दिखाएं? ये सारी दुनिया पर, पूरी दुनिया के नेट पर, इंटरनेट पर ये सबूत पड़े हैं। आपको किसी ने नहीं दिखाए तो आपके लोगों ने तो देखे हैं। इसलिए ये अभी मशरूत का लफ्ज हट जाएगा जल्दी, मेरी बात याद रखना। ये अगर भी हट जाएगा और अगला लफ्ज आएगा ज़बान। अच्छा सर, जो बानी पीटीआई की जानिब से ये जो बयानात सामने आ रहे हैं, इनको यू टर्न समझा जाए क्या? और अगर ये यू टर्न है तो इससे उनके जो कारकुनान हैं या फॉलोअर्स हैं उन पर क्या असर पड़ेगा?
दो बातें हैं और दोनों बड़ी अहम है कि यू टर्न के हवाले से जो हालात हैं वो खुद ही एक डायरेक्शन आपको देते हैं। और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब से एक बात एट्रीब्यूट की जाती है, उनसे बात जो एट्रीब्यूट की जाती है कि जेल साल के बाद, 1 साल के बाद आपको अपना बताती है कि जेल क्या हूँ मैं। अभी 5 अगस्त मनाया गया ना स्वाबी में कि 1 साल हो गया है जेल में, तो 1 साल के बाद फिर मेरा ख्याल है वो जेल अपना असर दिखा रही है, इसलिए वो असर आ रहा है। अब दूसरी बात जो है, देखें फ्रैंकली जो भी पानी पीटीआई खान साहब बात करें, उनके वर्कर्स उसको ओन करते हैं, ये उनका बॉन्ड है अपने वर्कर्स के साथ। तो ये यू टर्न बहुत पहले बहुत सारे लिए ना यू टर्न, तो क्या पीटीआई के लोग छोड़ के चले गए? नो, मसलन लेकिन सर वो अभी तक कायम थे, लेकिन अभी अचानक से ये यू टर्न जो सामने आया है, इस पर जाहिर सी बात है तशवीश तो होगी। लेकिन सर उन्होंने ये भी तो कहा है कि फॉर्म 47 वाली हुकूमत से कोई बात नहीं होगी। पहले यू टर्न की बात मुकम्मल कर लूं। साइफर में क्या हुआ था? आपने कहा ये अमेरिका ने साजिश किया है, ये देखें हमारी हुकूमत गिराने के लिए। फिर कहाँ गई वो साजिश? कहा नहीं नहीं नहीं, लेटर वी लर्न। फिर अमेरिकी इदारे से बात करते हुए कहा कि लेटर वी लर्न कि इट वाज नॉट अ कॉन्स्पिरेसी बाय द यूनाइटेड स्टेट, इट वाज नॉट एक्सपोर्टेड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू पाकिस्तान, बट इट वाज एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान टू यूनाइटेड स्टेट्स। वो जनरल बाजवा साहब पे सारा दर दिया उसके अंदर। लेकिन उस यू टर्न के बाद तो कोई असर नहीं हुआ ना उनके वर्कर पर, वो उनके साथ ही रहे, इंटैक्ट ही रहे। अब ये जो दूसरी बात है, आपने अगला सवाल कर दिया कि सियासतदानों से बात नहीं करेंगे, यही तो अलमिया है सारा, और यही उनकी डायरेक्शन खराब है। बात हमेशा सियासतदान करते हैं, सियासतदान आपस में बात किया करते हैं। आपके जितने भी इख्तलाफ हो, ये 47 की हुकूमत हो या 45 की हुकूमत हो, ठीक है सर, ठीक है सर। अब नेक्स्ट आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि सिचुएशन किस तरफ जाती है, हालात किस तरफ जाते हैं, बानी पीटीआई मज़ीद जो यू टर्न है या बयानात हैं वो किस कदर चेंज होते हैं। शौकत पराचा सीनियर तज्ज़ियाकार साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, जहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से कहेंगे प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। और अब हम बात करेंगे कुछ टेक्नोलॉजी के इस दौर में बच्चे जो हैं वो इंटरनेट की दुनिया में इस कदर मगन हो चुके हैं कि उन्होंने ज़हनी और जिस्मानी जो सलाहियतें हैं उनको निखारने वाली सरगर्मियां बिल्कुल ही तर्क कर दी हैं। हीरो पाकिस्तान में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं गुफरान अली से, जिन्होंने मलेशिया में होने वाली 6ठी हीरो इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल्स अपने नाम करके पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया है। गुफरान अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुफरान, वेलकम टू द शो। और सबसे पहले ये बताइएगा कि मलेशिया में आपने 2 गोल्ड मेडल्स पाकिस्तान को दिलवाए हैं, इस जीत को लेकर आपके क्या जज्बात हैं और किस तरह आप अपनी इस जीत को देखते हैं? थैंक यू सो मच जी। माशाल्लाह काफ़ी मेहनत थी इसके पीछे और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिजल्ट मिला है और बहुत खुश हूँ मैं। और ना सिर्फ मैं खुश हूँ बल्कि पूरा पाकिस्तान खुश है। पूरे पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से जो है वो मुबारकबाद आ रही है इस कंपटीशन के बारे में कि एक अच्छा रिजल्ट मिला है पाकिस्तान को काफ़ी देर के बाद। ठीक, अच्छा गुफरान, आपने ये जो मलेशिया में ये मुकाबला हुआ, तो आपने आपके अलावा और कितने वहाँ पर एथलीट्स मौजूद थे? टोटल तादाद कितनी थी, कितनी कंट्री से लोग आए थे? टोटल जो है वो तकरीबन 3500 प्लस जो है पार्टिसिपेंट्स थे। जो मेरी कैटेगरी थी उसमें मेरे साथ तकरीबन 35 to 40 लोग थे। अच्छा, तो आपने ही गोल्ड मेडल जीता या इसके अलावा और भी कुछ लोगों ने जो मेडल्स जीते, जैसे सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, वो कहाँ से, किस मुल्क ने जीते? बिल्कुल, जिस तरह मेरा गोल्ड मेडल आया है और उसके बाद मेरा जो सिल्वर जो मेडल आया है वो हांगकांग का आया है, ब्रॉन्ज मेडल मलेशिया का और नेपाल का है, वो ब्रॉन्ज 4th पोजीशन ब्रॉन्ज मेडल है। अच्छा, तो गुफरान आपने ये सोचा कैसे कि आपने ताइक्वांडो में ही जाना है? ऐसी क्या रीज़न थी, क्या सोचा आपने?
बचपन में मुझे बड़ा शौक था किसी मार्शल आर्ट्स में, किसी भी स्पोर्ट्स में जाने का। हम्म। तो मैंने जो है ताइक्वांडो ज्वाइन किया, मुझे अच्छी लगती थी। हम्म। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते पहले स्कूल की तरफ से पार्टिसिपेट किया, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, फिर डिपार्टमेंट में चले गए। इसी तरह करते करते अब अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताइक्वांडो में। सही। तो गुफरान, हीरो ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 3000 से ज़ायद एथलीट्स ने शिरकत की। तो फाइनल राउंड में आपका जो मुकाबला था वो कैसा रहा, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। फाइनल से पहले भी मेरे कुछ कंपटीशन टफ थे, लेकिन फाइनल आपको पता है कि फाइनल होता है वो ज़्यादा टफ होता है। तो उससे पहले जो मेरा चाइनीज ताइपी के साथ जो कंपटीशन था वो बहुत ज़्यादा टफ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसे कम्पीट किया। जो फाइनल था वो मेरा हांगकांग के साथ था, तो वो भी बहुत टफ था कंपटीशन। अच्छा गुफरान, ये बताइएगा कि आगे की आपकी क्या प्लानिंग है और क्या सोचते हैं अपने फ्यूचर के लिए आगे? फ्यूचर अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम बड़ा ब्राइट फ्यूचर है। मुझे काफ़ी जो है वो प्रीज़ मिल रही है पाकिस्तान की तरफ से भी और बाहर से भी। तो इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में ओलंपिक की तरफ भी मूव करेंगे और इसी तरह इंटरनेशनल जो इवेंट्स हैं उनमें पार्टिसिपेट किया करेंगे। ठीक है। अच्छा गुफरान, आपको क्या लगता है जो हुकूमत की जानिब से कुछ आपको सपोर्ट की जाती है या फिर कुछ स्पॉन्सर किया जाता है, या आप खुद से ही ये सब चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं, खुद से सर्व कर रहे होते हैं? जो हमारे इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उनमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलती है हमें। अलबत्ता कुछ प्राइवेट स्पॉन्सर्स हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, कुछ हम अपनी तरफ से अपनी जो है पॉकेट से भी हम उसमें इन्वेस्ट करके और आउट ऑफ कंट्री खेलते हैं। लेकिन जिस तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो मैं पाकिस्तान वापडा को प्रेजेंट करता हूँ नेशनल इवेंट में। तो नेशनल इवेंट के लिए जो है वो वापडा मुझे स्पॉन्सर करता है कंपटीशन में खेलने के लिए। अच्छा गुफरान, ये भी बताएगा कि जैसे आपने बताया कि आपको गवर्नमेंट की जानिब से सपोर्ट नहीं की गई, तो आप क्या समझते हैं कि आपको गवर्नमेंट की जानिब से सपोर्ट किया जाना चाहिए, या किस तरह से क्या इक़दाम करने चाहिए आपको इस चीज़ में सपोर्ट करने के लिए, आगे जाने के लिए? देखिए जी, गवर्नमेंट के सपोर्ट के बगैर तो पॉसिबल नहीं है चीज़ें, लेकिन अपने सेल्फ पे भी हमको ट्राई कर रहे हैं उसमें। तो गवर्नमेंट से ये अपील है कि हमें सपोर्ट करें ताकि हम जो हमारे इवेंट्स हैं और भी इससे ज़्यादा हम जो है अपने आप को परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि ताइक्वांडो की जानिब हमारे यूथ का कितना रुझान है? आप देखते हैं कि जो नौजवान है, जो आजकल की यूथ है, वो आ रही है इस तरफ? काफ़ी रुझान बढ़ चुका है लोगों का। देखा देखी जिस तरह के अभी काफ़ी प्लेयर्स जब मेडल लेके आते हैं तो जो हमारी यूथ है वो चाहती है कि हम भी इनकी तरह जो है आउट ऑफ कंट्री जाएं। तो जिस तरह अभी मैंने मेडल विन किया है तो डिफरेंट कंट्री से, बल्कि पाकिस्तान से काफ़ी लोगों की कॉल्स आ रही हैं कि सर आप हमारे बच्चों को ट्रेन करें। जिस तरह आप आउट ऑफ कंट्री खेलने जाते हैं और मेडल विन करते हैं, आप उनको भी ट्रेन करें और इस साइड पे लेके आएँ ताकि वो बच्चे भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। तो जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे लोग आपको ये भी कह रहे हैं, तो आपकी क्या प्लानिंग है कि आप कोचिंग करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, और किस तरह से इस चीज़ों को, क्योंकि आप खुद माशाल्लाह से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो आप जो पाकिस्तान की यूथ है उनके लिए कुछ करना चाहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, ऑलरेडी बल्कि मैं कर रहा हूँ पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर भी हूँ और इंटरनेशनल योगा एक्सपर्ट भी हूँ, जो यूएसए से सर्टिफाइड ट्रेनर भी मैंने ली हुई है योगा के अंदर। तो मैं योगा भी करवा रहा हूँ, फिटनेस भी करवा रहा हूँ, उसके साथ साथ बच्चों को ताइक्वांडो भी करवा रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह से ऑलरेडी आप ये काम शुरू कर चुके हैं, तो आप हमारी यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको यही है कि आप मोबाइल से बाहर निकलें, एक अच्छा एनवायरनमेंट देखें, कोई भी स्पोर्ट्स ले लें, ताइक्वांडो नहीं है, कोई और मार्शल आर्ट्स है, कोई भी और गेम जो है, हर गेम में पार्टिसिपेट करना चाहिए बच्चों को। जिस तरह अभी मैं थाईलैंड में था या मलेशिया में था, तो बच्चे एटलीस्ट 2 से 3 गेम्स में हर बच्चा जो है अपने आप को परफॉर्म कर रहा होता है इधर। जो डिफरेंट क्लब्स ज्वाइन किए होते हैं, किसी ने फुटबॉल है, कोई हॉकी है, कोई बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, या मार्शल आर्ट्स है, बॉक्सिंग है, किक बॉक्सिंग बहुत ज़्यादा है इधर भी। क्योंकि अब इस टाइम मैं थाईलैंड में हूँ, तो मेरा अगला कंपटीशन भी है थाईलैंड में। 9 to 12 इंशाल्लाह कंपटीशन भी है थाईलैंड में। तो मैं देख रहा हूँ कि इधर भी बहुत ज़्यादा रुझान है इस चीज़ों का। ठीक है जी। ताइक्वांडो गोल्ड मेडलिस्ट गुफरान अली हमारे साथ मौजूद थे। गुफरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपको बताते चले कि गुफरान अली ने मलेशिया में होने वाले ताइक्वांडो चैम्पियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं और अपने पाकिस्तान का नाम भी फ़ख्र से बुलंद किया है। तो नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। और अब हम बात करेंगे पंजाब की, जिसने वो कर दिखाया जो बाकी 3 सूबे नहीं कर सके हैं। हुकूमत पंजाब रेस्क्यू 1122 और सिविल एविएशन के ताउन से अब बाकायदा एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ हो गया है। एयर एम्बुलेंस हंगामी सूरत हाल में मोटरवेज पर भी लैंड कर सकेगी, जबकि सर्विस के लिए बाकायदा सिविल एविएशन के ताउन से तरबियती मशकों का इनेकाद भी किया गया है। तो इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं, जो कि सेक्रेटरी महकमा इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू द दुनिया बोल है। और सर, आप लोगों ने तो वो कर दिखाया है जिसका पाकिस्तान में तसव्वुर तक नहीं था। तो सर, ये 1122 की जो एयर एम्बुलेंस सर्विस है वो कैसे शुरू हुई और इसके पीछे कितनी मेहनत है, कितना वक्त लगा और इतना बड़ा काम कैसे मुमकिन हो गया? जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। वालेकुम मैं सलाम। रेस्क्यू 1122 की तरफ से सबको कहता हूँ कि अभी आजकल जो टाइम चल रहा है उस वक्त महफूज रहें। और ये वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वो सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि लोग सड़कों पे पड़े होते थे, उनकी कोई मदद करने वाला नहीं। तो हमने उस वक्त एक एम्बुलेंस सर्विस शुरू की। फिर जब ज़लज़ला आया, हमने सर्च एंड रेस्क्यू टीम शुरू की, और आज उसके बाद फायर सर्विस शुरू की। और आज ये सर्विसेज पंजाब में तमाम तहसील की सतह पर उनकी तोसी होगी। तो जब हमने लास्ट ईयर का डेटा रिव्यू किया और वज़ीर आला पंजाब को प्रेजेंट किया कि जी हमारे 1540 ऐसे केसेस थे जिनको क्रिटिकल केयर की ज़रूरत थी, और उनको बहावल नगर हो गया, इसी तरह मियाँ वाली हो गया, और इसी तरह से फक्कर से, जिनको 4 घंटे से ज़्यादा लगे स्पेशलाइज फैसिलिटी पहुँचने में। अब वहाँ पे ये दूर दराज के इलाकों में, इस किस्म के डिस्ट्रिक्ट में जो हॉस्पिटल बनाना है, स्पेशलाइज हॉस्पिटल, मुमकिन नहीं था। उन्होंने फौरन अप्रूवल दिया कि हमें एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करनी चाहिए। और उन्होंने अपना भी एक एक्सपीरियंस शेयर किया, जिसमें पहाड़ों में किस तरह से उनकी फैमिली मेंबर को प्रॉब्लम हुई और वो खुद एम्बुलेंस में बैठ के आई, और कितना टाइम लगा और किस तरह हर मिनट काउंट करता। तो अब चैलेंज था जहाँ पे आज हमने एक बुनियादी निज़ाम बना दिया है, जो कि पूरे जनूबी एशिया के लिए आज एक मॉडल है। और पहली हमारी अक़वाम मुत्तहिदा से सर्टिफाइड टीम है पूरी जनूबी एशिया में सर्च एंड रेस्क्यू की। तो आज जहाँ पे ये मॉडल बन गया था, वहाँ पे रीचिंग दी अनरीचेबल था कि हम उन दूर दराज इलाकों में भी पहुँच जाएं और उनको भी अगर स्पेशलाइज्ड केयर फैसिलिटी की ज़रूरत है तो उनको पहुँचा सकें। तो उसके लिए एक नॉर्थ पंजाब के लिए, एक साउथ पंजाब के लिए, और ख़ुसूसी तौर पर सेंट्रल पंजाब में चूँकि डिस्टेंसेस कम है और अस्पताल करीब है, वहाँ पे हमें जहाँ पे भी रेस्क्यू की ज़रूरत होगी वहाँ पे उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर भी पंजाब में उन्होंने कहा कि जी। डॉक्टर साहब, अच्छा ये बताएगा कि एयर एम्बुलेंस जो होती है उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, रनवे की ज़रूरत होती है, तो ये सब चीज़ें किस तरह मैनेज की? यकीनन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कहीं भी एयर एम्बुलेंस चली जाए, तो इसके बारे में कुछ बताइएगा। हमने ये पूरा निज़ाम, एक तो एविडेंस बेस्ड हमने इसको प्लान किया। दूसरा जो था, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि हमने इंटरनेशनल गाइडलाइंस देखी कि इस सिलसिले में क्या है जो एयर मेडिकल डिस्पैच से रिलेटेड है। उसमें उन्होंने कहा कि जी 100 मील से जब ज्यादा होता है तो वहाँ पे एरोप्लेन का इस्तेमाल होता है। तो उसके लिए हमारे पास सब जगह पे रनवे है। पाकिस्तान एयरफोर्स की साथ मिलकर हमारे पास वहाँ पे मियाँ वाली में बेस है। इसी तरीके से हमारे पास बहावल नगर में भी रनवे थी, जिनको हम रिस्टोर कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये चीजें पहले एग्जिस्ट करती थी, बट टाइम के साथ साथ उनकी अब दोबारा से उनको हम वापस रिस्टोर कर रहे हैं। इसी तरह हमारा बहावलपुर, क्योंकि बहावल नगर से ज्यादातर बहावलपुर का जो विक्टोरिया हॉस्पिटल है वहाँ पे शिफ्ट करते हैं, तो बहावलपुर का भी हमारा एयरपोर्ट मौजूद है। ये तमाम फैसिलिटीज मौजूद थी। इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ दोबारा से उनको एक्टिवेट करना था। तो जहाँ पे हमारी एयर एम्बुलेंसेज हमने शुरू की, वहाँ पे इनके साथ हमने टेस्ट रन शुरू किया, और जहाँ पे भी कोई कमी पेशी थी उसको हम इस वक्त पूरा कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस टेस्ट रन पीरियड, ताकि ये सारे हमारे जो चीजें हैं ये फुली रिस्टोर हो जाएं और फिर ये स्मूथली ऑपरेशन आने वाले टाइम में भी चलते रहे। तो हमारी 2 एम्बुलेंसेज, एयर एम्बुलेंसेज, एक नॉर्थ में होगी, एक साउथ में होगी, सेंटर में हेलीकॉप्टर होगा, और हमारे पास बैकअप भी होगा ताकि अगर कोई जहाज मेंटेनेंस के लिए भी है तो उस वक्त भी हम उनको जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अंदर तमाम मेडिकल इक्विपमेंट जो है वो दिया गया है जिंदगी बचाने के लिए। जो हमारा ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम होता है, वाइटल साइंस मॉनिटर होता है, कार्डियक मॉनिटर होता है, इसी तरह ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर है, उसकी जरूरत है, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर है, और जो एसेंशियल मेडिसिन है वो साथ जो है इसमें दी गई हैं। और इसमें अगर आप देखें तो इसमें 2 पायलट और इसी तरह से हमारा एक डॉक्टर होगा और एक पेशेंट है और उसके साथ उसका अटेंडेंट होगा जो कि इसमें ट्रांसपोर्ट हो रहे होंगे, ताकि उनको जल्द से जल्द अगर किसी मरीज है तो उसका भी एक क्राइटेरिया डेवलप किया गया है कि किसने शिफ्ट होना है। और उसमें जो जैसे ही हमें कॉल आएगी, जैसे ही आप 1122 पे कॉल करते हैं, करीबी तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, वहाँ पे लेके जाएंगे। वहाँ पे उसकी ABC, जिसको एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन कहते हैं, वो उनकी जैसे ही रिस्टोर हो जाएगी
तो फौरन उनको अगर क्रिटिकल केयर की जरूरत है, जिसमें आपके सीरियस हेड इंजरी पेशेंट्स आते हैं, सीरियस कार्डियक पेशेंट आते हैं, या आपका पॉलीट्रॉमा का पेशेंट होता है जिसमें उसकी मल्टीपल इंजरीज हैं, तो अगर ऐसे पेशेंट्स को फौरन शिफ्ट करने की जरूरत है तो वो जैसे ही हमारे डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर को कहेंगे, जिले इमरजेंसी ऑफिसर को एयर डिस्पैच को फौरन इन्फॉर्म कर देंगे और ये प्रोसेस जो है वो फौरन अमल में आ जाएगा। तो ये हमारा एक सिस्टम हमने जामे तौर पे बनाया है ताकि इसको स्मूथली हम रन कर सकें। अच्छा सर, इस सर्विस का इस्तेमाल किया जा चुका है, एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है, इस हवाले से भी बताइएगा कैसा रहा इसका जो हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और हमें कुछ जगहों पे थोड़े से चैलेंजेस आए कि मसलन टाइम के साथ साथ जो हमारे कुछ एयरपोर्ट्स है जिनको हम दोबारा फंक्शनल करा रहे हैं, और इसी तरह से जो हमारे जो कुछ और बहुत अच्छा हमारा जो मियाँ वाली से रहा, उनको पेशेंट को हमने किया, वो कभी तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि इस तरह से एक पेशेंट ऊपर से गिरी और कितनी क्रिटिकल हालत में उनको हमने शिफ्ट किया, सर्जरी हुई, उसकी वहां से रिकवरी शुरू हो गई प्रोसेस। इसी तरह से जो भी कोई ऐसा सीरियस मरीज होगा, बाकी तो अल्लाह ताला है की जात है कि जो जिंदगी मौत, लेकिन उनको पर वक्त इलाज के लिए कम से कम स्पेशलाइज केयर आज दूर दराज के इलाकों को भी पंजाब में जो है वो मुयसर होगी इसके बदौलत। और ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ एक कदम है कि रीचिंग दी अनरीचेबल, जिनको दूर दराज इलाके के लोगों को भी जो पहले निगलेक्ट हो जाते थे, 4-4, 5-5 घंटे लगते थे, आज यहाँ पे एम्बुलेंस सर्विसेज मौजूद हैं, रेस्क्यू सर्विसेज एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे मौजूद हैं, हम फ्लड में भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, पिछले साल भी किया है। अब हमें एयर रेस्क्यू की भी आज ये फैसिलिटी जो है वो लोगों को पंजाब में अवेलेबल होगी, ताकि कोई भी दिन हो चाहे रात, आंधी तूफान, जलजला हो चाहे आग, कोई भी उनको इमरजेंसी हो तो आज उनके लिए एक जदीद इमरजेंसी सर्विसेज का निज़ाम वहाँ पे जो है वो मौजूद है। ठीक है। अच्छा सर, ये बताएगा कि एयर एम्बुलेंस के लिए मोटरवे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है? जी, ये एक और जो मंसूबा इस वक्त अप्रूवल हुआ है वो हमारा है कि हम आप मोटरवे पे भी एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा खासूसी तौर पे साउथ की और कई ऐसी मोटरवेज हैं जहाँ पे आपके फासले दूर दराज हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियसली एक चैलेंज था। तो पहले हमने एम्बुलेंस सर्विस इसी महीने शुरू कर देंगे, अगस्त के एंड तक हमारा टारगेट है कि हम वो शुरू कर दें, और उसके साथ साथ ना सिर्फ ये बल्कि हम जहाँ पे जरूरत होगी एयर एम्बुलेंस की, वहाँ पे भी हम उनकी लैंडिंग का भी और वो भी हम कर रहे हैं आजकल टेस्ट एंड ट्रायल, तो वो भी इंशाल्लाह हम वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे होंगे। जैसे हमारा कुछ और चीजें हम फ्लीट में ऐड करने जा रहे हैं इसी साल के एंड पे, तो इंशाल्लाह वो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक सर, जैसा कि आपने बताया कि मोटरवे का भी इस्तेमाल किया जाएगा, तो सर मोटरवे के इस्तेमाल के लिए तो ज़्यादा उसके प्रोटोकॉल क्या होंगे? और जो पायलट हैं उनकी भी तरबियत करना, ऑफ कोर्स एक अलग से मोटरवे पर इस्तेमाल करना ये अलग चीज़ होगी, तो उसकी हवाले से भी तरबियत की जाएगी? जी बिल्कुल, ये जो सक्सेस है किसी भी प्रोजेक्ट की, चाहे हमने जब रेस्क्यू सर्विस शुरू की, पहली बार इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस को हमने ट्रेन किया, जब एक जदीद फायर सर्विस शुरू की जिसने अब तक 2 लाख तकरीबन 30,000 से ज्यादा फायर इंसिडेंट्स पे रिस्पॉन्ड किया है और 650 अरब से ज्यादा के नुकसानात बचाए हैं, ये सब सक्सेस ट्रेनिंग की वजह से हुई है। तो ट्रेनिंग किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस की बुनियाद होती है, तो इसलिए हमने न सिर्फ ये बल्कि अपना एयर सिमुलेटर यानी एयर एम्बुलेंस का एक पूरा जो है वो एक सिमुलेटर बनाया, उसमें बाकायदा अपने डॉक्टर्स और अपने जो हमारा स्टाफ जिसने जाना था उनकी ट्रेनिंग हुई, बाकायदा इसी तरह से एयर ईगल के साथ मिलकर हमने एविएशन मेडिसिन की उनको ट्रेनिंग कराई, ये सारी चीजें प्रोटोकॉल्स की। इसी तरह पायलट्स की स्पेशलाइज ट्रेनिंग हुई कि उन्होंने किस तरीके से कहीं पे लैंड करना है और वहां से पेशेंट को लिफ्ट करना है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस गुजरने के बाद इसी तरह से हम यही वाली प्रोटोकॉल्स मोटरवे पे भी फॉलो करते हुए कि किस तरह से अपने मोटरवे को थोड़ी देर के लिए ब्लॉक करना है, वहीं पे आएगा, जहाज लैंड करेगा और साथ ही जो है वो पेशेंट को लेकर टेक ऑफ कर जाएगा। तो ये हमने सारी की सारी प्रोटोकॉल जो है इस पे वर्कआउट कर रहे हैं। जैसे ही हमारी एम्बुलेंस सर्विस शुरू होती है वहां पे विल बी इजिली बी एबल टू डू दिस ऑन द मोटरवे एज वेल, बिकॉज वहां पे ऑलरेडी हमारा मोटरवे बना हुआ है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ इसकी कुछ प्रोटोकॉल्स हमने एस्टैब्लिश करनी है, तो हम ये भी कर सकेंगे। अच्छा सर, हमने देखा और सुना कि अब सिंध में भी आपकी सर्विसेज जारी हैं, तो क्या दूसरे मरहले में एयर एम्बुलेंस सर्विस सिंध में भी शुरू करने जा रहे हैं आप? देखिए, अभी हमारा ये था कि 18वीं तरमीम के बाद अब सूबों ने बेसिक इनिशिएटिव लेना होता है, बट हमारी जो इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी है जो कि लाहौर में है, वो पूरे सारे न सिर्फ पाकिस्तान के सारे सूबों के लोगों को ट्रेन कर रही है। अभी हमारे 500 लोग जो है सिंध के पास आउट होने जा रहे हैं, बट जो बुनियादी निज़ाम है वो सूबों ने ये इनिशिएटिव लेना है। तो जो सूबा अपना इनिशिएटिव लेता जा रहा है उनको जो सपोर्ट की जरूरत चाहिए वो हमारी तरफ से अवेलेबल है, बिकॉज ये आज एक टेस्टेड मॉडल है पूरे जनूबी एशिया के लिए। और ना सिर्फ हम दूसरे सूबों को हेल्प कर रहे हैं बल्कि जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं हम उनको भी इस वक्त ट्रेनिंग में हेल्प कर रहे हैं, ताकि वहां पे भी लोगों को एक बुनियादी हक मिल सके कि खुदा ना खास्ता उनका कोई हादसा हो, कोई इमरजेंसी हो, तो ये ना हो वो नवासों की तरह बेचारे सड़क पे पड़े और कोई मदद करने वाला ना हो। पहले हमारे पास निजाम होता था
जो, और इसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। लोग जो थे, कुछ इदारे वो फलाई इदारे वो, बाद में तो बड़ा अच्छा हो जाता था कि हम उठा के उनको ले जाते थे, डेड बॉडीज के लिए बहुत अच्छे तरीके से उनको हो जाता था। लेकिन जब शुरू में जरूरत होती थी, ना कोई इमरजेंसी नंबर था, ना कोई लोग ट्रेन थे, ना कोई हमारी ऐसी एम्बुलेंसेज थी, ना ही हमारी रेस्क्यू सर्विसेज थी। आपने देखा जब जल्जला आया तो बेबसी थी, बाहर से टीमें आ रही थी, हमारे पास कोई निजाम नहीं था। आज हमने टीम को, रेस्क्यू टीम को ट्रेन किया और उसने फिर 2015 में बाकायदा तौर पे हमें यूएन से रजिस्ट्रेशन मिली और फिर 2019 में हमें ये एजाज हासिल हुआ पाकिस्तान को कि हमारी पहली टीम थी पूरे जनूबी एशिया के अंदर जिसको अक़वाम मुत्तहिदा से सर्टिफिकेशन मिली। तो आज हमारी कोशिश यही है, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे हमारी रेस्क्यू सर्विसेज हो, चाहे फ्लड में हो, पानी में हो या एयर रेस्क्यू हो, उन्हीं इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक हम अपने लोगों को ट्रेन कर सके और अवाम को उसी लेवल की सर्विसेज जो है पाकिस्तान के अंदर भी मिल सके। यकीनन सर, ये पंजाब हुकूमत की जानिब से एक इंतहाई अहम इकदाम है जो कि लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है, ख़ास तौर पर ऐसे इलाकों में जहाँ पर दूर दराज इलाके हैं, जहाँ पर इमरजेंसी की सिचुएशन में कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि कहाँ जाए कहाँ नहीं। ये बहुत अच्छी काविश है पंजाब हुकूमत की जानिब से। डॉक्टर गुफरान नसीर हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। तो आपको बताते चले कि एयर एम्बुलेंस का इफ्तिताह हो चुका है, तो जो दूर दराज में रहने वाले लोग हैं, इमरजेंसी में या किसी भी हंगामी सूरत में इस एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पंजाब हुकूमत की जानिब से एक अच्छा इकदाम है। तो नाजरीन, इसी के साथ यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में कहेंगे आपको खुश आमदीद। और अब हम बात करने जा रहे हैं मौसम की। तो पाकिस्तान के बहुत से इलाके इस वक्त शदीद मौसमी तब्दीलियों का शिकार बन चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हीट वेव की कैफियत है, झीलें फट रही हैं और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। मुकामी आबादियों को छोटे सैलाबों से शदीद नुकसान भी पहुंच रहा है और सूरत हाल इस साल भी दरियाओं में बड़े सैलाब के खदशात पैदा कर रही है। यही सूरत हाल रही तो कोई दो राय नहीं कि इस साल भी पाकिस्तान को भयानक सैलाब का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अफसोस के हुकूमतें मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए कोई मौसर इकदाम नहीं करती। हाँ, लेकिन जब तबाही हो जाती है उसके बाद इमदादी काम ज़रूर होते हैं। और जब इमदादी कामों की बात होती है तो पाकिस्तान में हुकूमत का एक महकमा है NDMA, जिसका जिक्र ज़रूर होता है, लेकिन ये NDMA है क्या और इसका काम क्या है और इसकी जिम्मेदारियां क्या है और ये किस तरह से काम करता है, आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं NDMA के एक ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर अदरीस महसूद साहब, तर्जुमान NDMA हैं। और सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, मौसमियाती तब्दीलियां इस वक्त तेज़ी से चल रही हैं। अगस्त का महीना जारी है और मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला भी जारी है। मौजूदा स्पेल कब तक जारी रहेगा और कौन कौन से इलाके ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं? जी, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले इलाके हैं वो नॉर्थ ईस्ट पंजाब का है। जो ये जो स्पेल है, इस वक्त का जो स्पेल है ये जारी है, तकरीबन ये एक हफ्ता और रहेगा, 15 अगस्त, मिड अगस्त तक होगा। और ये ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है नॉर्थ ईस्ट पंजाब, जिसमें सियालकोट, नारोवाल और ये वाले इलाके। इसकी वजह से इंडियन साइड पे भी है, इसकी वजह से रावी और चनाब में तो फ्लडिंग की सिचुएशन हो सकती है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इंटेंस हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे। इसके अलावा जो हिल टॉरेंट्स हैं पंजाब और बलूचिस्तान के साउथ पंजाब प्राइमरीली, वहाँ पे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। अच्छा, ये वाला स्पेल मिड अगस्त तक होगा, इसके बाद थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा और एंड अगस्त में हम फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक स्पेल होगा जिसमें जो हमारे सदरन बलूचिस्तान और सिंध के एरियाज हैं वो इम्पैक्ट हो सकते हैं। अच्छा, और इस सिलसिले में हम ऑलरेडी 19 से ज़ायद एडवाइजरीज अब तक इशू कर चुके हैं और हम गाहे बगाहे जैसी हमें हर रेगुलर बेसिस पे हम ये एडवाइजरीज मुताल्लिका सूबों को और उनके तवस्सुत से ज़िली इंतज़ामिया। अच्छा सर, अगर KPK की बात करें तो मौसमियाती तब्दीलियों के बायस ग्लेशियर जो पिघलने से सैलाबी सूरत हाल का सामना है। आप खुद डिजास्टर मैनेजमेंट के मेंबर हैं, तो पाकिस्तान में जो अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए चैलेंजेस क्या है? हम जो जैसे आपको मालूम है, ये खैबर पख्तूनख्वा का सिर्फ इलाका नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान का भी है, जहाँ पे हमारे ग्लेशियर्स हैं और वहाँ पे ग्लेशियर लेक्स
डेवलप होती हैं, जो कि एक फिनोमेना है। और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में ये ग्लेशियर लेक्स हैं। हम इस वक्त जो एक्टिव ग्लेशियर लेक्स हैं वो तकरीबन 10 हैं, जिनको हम मॉनिटर कर रहे होते हैं रेगुलरली। और उनकी वजह से वो कभी कभी उनके फटने का खदशा होता है, जिसकी वजह से नुकसानात हो सकते हैं। इससे ये ग्लेशियर जो मेल्ट है उससे हमारे रिवर्स में भी ज़्यादा बहाव का सामना करना पड़ता है। और जो अर्बन फ्लडिंग है वो प्राइमरली ज़्यादातर रेन इंड्यूस्ड होती है, जो बहुत ज़्यादा जहाँ पे बारिशें हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा और ज़रा बड़े शहरी इलाके होते हैं, जिस तरह लाहौर है, कराची है, पेशावर है, रावलपिंडी है, इस तरह के इलाकों में। और इनमें हमें जो चैलेंजेस का सामना है वो एक्चुअली हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रिजिलियंट होना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, अर्बन प्लानिंग है, उसको बहुत ज़्यादा रिस्क सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। और उसमें ताकि वो अब जो हमारे हिस्टोरिकल सिनेरियोज हैं वो ज़्यादातर रेलेवेंट नहीं रहे इस क्लाइमेट चेंज की वजह से। हमें किसी भी टाइम किसी भी तरह का सरप्राइज मिलने का खदशा होता है। और जो हमारी अर्बन प्लानिंग है, हमारी कोशिश ये है कि स्ट्रक्चर, अर्बन प्लानिंग, गलियां, रोड्स, जो वाटरवेज हैं और जो सीवरेज का सिस्टम है। और अच्छा सर, बलूचिस्तान की बात करें तो बारिशों के बाद जो नदी नालों में तुगयानी के वाकयात भी सामने आते हैं और लोगों का बड़ा नुकसान भी होता है। एनडीएमए की जानिब से अर्बन फ्लडिंग को कम करने के लिए या फिर उसकी तैयारियों के हवाले से क्या इकदाम उठाए जा चुके हैं या उठाए जाते हैं? अच्छा जी, एक चीज़ मैं आपके तवस्सुत से क्लैरिफाई कर लूँ। इस बात की बहुत सख्त ज़रूरत है कि हम अवाम को और सबको इस बात का उनको ये मालूम हो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम हमारे जो आईनी स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक है। हमारी जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसमें प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंशियल लेवल की। जो जिली अर्बन एरियाज नॉर्मली जिली सतह पे होते हैं और जिले का काम होता है कि वो उसका सारा बंदोबस्त करे और वहां पे अपनी अमली इकदाम करे। उसके बाद अगर वो इस हद तक शदीद हो कि वो जिली या सूबाई हुकूमत उनकी इस्तेदाद से बाहर हो, तो फिर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इंटरवीन करती है। जो बड़े हादसात होते हैं या बड़े आफात होते हैं उनको मैनेज करना फिर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उसमें आती है। लेकिन उससे पहले हम उनको प्रिपेयर्डनेस में मदद करते हैं, मॉक एक्सरसाइजेज में मदद करते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में उनको मदद करते हैं, उनको हम वार्निंग्स देते हैं, उनको एंटिसिपेटरी एक्शंस पे हम एडवाइस करते हैं, जो पेशगी इकदाम हैं कि उनको क्या क्या करने की ज़रूरत है। और ये एक मुसलसल हमने एक जो हमारे पाकिस्तान में जितने भी डिजास्टर्स हैं उनके लिए एक कैलेंडर बनाया हुआ है, जिसके तहत हमें जो हमें मालूम है कि किस इलाके में, किस मौसम में, किस महीने में कौन कौन से आफात का सामना हो सकता है, और उसके लिए हम फिर पेशगी तैयारी करते हैं। वो नेशनल लेवल पे हम सूबों के साथ और सूबों के तवस्सुत से जिलों के साथ हम ये तैयारी की प्रिपेयर्डनेस का पूरा एक्सरसाइज होता है, कॉन्टिजेंसी प्लानिंग होती है। उसके बेसिस पे हम अर्ली वार्निंग्स डिसमिनेट करते हैं। कम्युनिटीज को प्रिपेयर करना प्रोविंसेस और डिस्ट्रिक्ट्स का काम है, और उसके तहत हम जो पेशगी इकदामात हैं वो उन पे मेक श्योर करते हैं कि वो जो जिले हैं या सूबे हैं, ह्यूमैनिटेरियन कम्युनिटीज हैं, जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, वो उन इकदामात। तो सर, अगर सिंध की बात की जाए तो 13 और 14 अगस्त को तेज़ बारिशों की पेशगोई की गई है। हम अक्सर देखते हैं कि मानसून बारिशों के हवाले से आप लोग अलर्ट जारी करते हैं, तो क्या अगस्त के महीने में सिंध में अर्बन फ्लडिंग का खदशा बरकरार है? अर्बन फ्लडिंग का खदशा चूंकि हम प्रेडिक्शंस ये बताती हैं, फोरकास्ट ये बताती हैं कि साउथ सिंध में बारिशों का इम्कान है, तो इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता कि वहाँ पे अर्बन फ्लडिंग होगी। लेकिन हमारी उम्मीद है कि जो ज़िली इंतज़ामिया है, जो कराची की, हैदराबाद की, वो ज़्यादा प्रिपेयर्ड है और उनको हमने काफ़ी मदद की भी है। हमने उनकी प्रिपेयर्डनेस में, उनकी प्लानिंग में, और आपको मालूम होगा कि फेडरल गवर्नमेंट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कराची में स्पेसिफिकली, हालांकि ये हमारा उतना काम नहीं बनता, लेकिन हमने कराची में 3 बड़े
नालों को रिवैम्प किया, जिसमें गुजर नाला है, महमूदाबाद है और औरंगी है। इनकी वजह से आप जो 2020 में जो अर्बन फ्लडिंग हुई थी कराची में, अब हम उम्मीद करते हैं, आपने नोट भी किया होगा कि इसके बाद काफी बारिशें हुई हैं, लेकिन उस तरह की सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा। इसके अलावा कराची में तकरीबन 48 नाले हैं, जिसपे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने वहां पे जो कराची की है, उन्होंने काफी अच्छे इकदाम लिए हैं। और जिस तरह मैंने पहले आपको अर्ज किया कि मानसून से पहले हम इन जिले हुकूमतों के साथ, सूबाई हुकूमतों के तवसत से और बाकी जो नेशनल इदारे हैं उनके तवसत से हम उनको पहले से अलर्ट करते हैं। और ये एक कंप्रिहेंसिव एक्सरसाइज होती है, जिससे वो अपने स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, नालों की सफाई, फल सफाई, सारे काम होते हैं। और वो जो उनकी रेस्क्यू सर्विसेज हैं, जो उनकी बाकी सर्विसेज हैं, उनकी मॉक एक्सरसाइजेज और ड्रिल्स होती हैं गायब। इस सिलसिले में एक और मैं आपको बताता चलूं कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने वज़ीर आज़म की डायरेक्शंस पे प्रोविंशियल जो कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है उसको काफी स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। अच्छा। हमने प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन सेल बनाया हुआ है NDMA में, और उसके साथ साथ हमने एक डिजास्टर मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन फोरम बनाया हुआ, जिसमें सारे प्रोविंसेस के DGs जो PDMS के हैं, वो चेयरमैन NDMA और नेशनल अथॉरिटी मिलके गाहे बगाहे ये सिचुएशन की असेसमेंट करते हैं, डायरेक्शंस देते हैं, जो भी इश्यूज होते हैं वो रिजॉल्व करते हैं। इसके अलावा आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान तो मुतासिर है, मगर बतौर शहरी हमें कौन सी जिम्मेदारियों को पूरा करने की ज़रूरत है? क्योंकि मुस्तकबिल में तो मज़ीद मौसम की सख्तियाँ आने वाली हैं, तो हमें कौन कौन से इक़दाम उठाने चाहिए या क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आपके तवज्जुह से मैं बताता चलूं, अपने अवाम से गुजारिश भी करूंगा कि हमने एक एंटिसिपेटरी एक्शंस गाइडलाइंस जो पेश की इकदाम की गाइडलाइन, वो NDMA की वेबसाइट पे भी मौजूद है। उसमें हमने अफराद की, खानदानों की और कम्युनिटीज की, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, रेस्क्यू सर्विसेज की, सबकी जिम्मेदारियां हमने मेंशन की हुई है। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि लोग उसको पढ़ें और जो इनफरादी इकदामात हैं उनसे वो मुस्तफीद हों। इसके अलावा आपको मालूम होगा कि नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेडक्वार्टर में है, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म है, कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है। उसके तहत हमने एक NDMA की ऐप बनाई हुई है, जिसमें हम आवाम को गाहे बगाहे वार्न भी करते हैं, गाइड भी करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं। वो उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आवाम उससे मुस्तफीद हों और उसको रेफर किया करें, वो डाउनलोड करें। वो एंड्रॉयड और iOS दोनों सिस्टम्स पे मौजूद है। के अलावा NDMA की जो वेबसाइट है उससे भी फ़ायदा उठाएं। PDMAs की जो DDMAs की जो वार्निंग्स हैं उनसे मुस्तफीद हो। जी बिल्कुल, तर्जुमान NDMA अदरीस महसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमारे साथ शेयर की। यकीनन हम एज अ शहरी, पाकिस्तानी शहरी होने के नाते हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि सिर्फ हमें इदारों पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए, ख़ुद भी एहतियाती तदाबीर और ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिससे हमारा माहौल और इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं वो अच्छी रहें और बरकरार रहे और किसी भी नुकसान का सामना ना करना पड़े। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, कहीं मत जाइएगा। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, खुशामदीद। और अब हम बात करेंगे कि हमारे जो बच्चे और बच्चियां हैं वो ऑलरेडी जो खेलों से दूर हैं और जो खुद से कोशिश करें उनके लिए जो मुश्किलात खड़ी कर दी जाती हैं तरह तरह से, यहाँ हमारे जो गवर्नमेंट है उनकी जानिब से सपोर्ट नहीं की जाती है और ऐसे मिसाइल सामने आते हैं कि वो खुद अपने आप को इदारों के सामने बेबस महसूस करते हैं। ऐसा ही कुछ पाकिस्तानी कोहपेमा समर खान के साथ भी पेश आया है कि जब उन्हें मारूफ ब्रांड की जानिब से भिजवाए जाने वाले पहाड़ी जूते मुबैना तौर पर कस्टम्स ने ज़बरदस्ती और गैर कानूनी तौर पर कब्जे में लेकर वेयर हाउस में रख दिए हैं। हुकाम वेयर हाउस ने किराए के नाम पर समर खान से भारी फीस का मुतालबा किया है।
कौल पैमा समर खान ने वज़ीर आला समेत दीगर आला हुकाम से मदद की अपील की है कि उनका कहना यह है कि अगर खिलाड़ी अपनी मेहनत से अपना मुकाम बना रहे हैं तो कम अज़ कम उनकी राह में मुश्किलात पैदा ना की जाएं। इसी सारे इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समर खान। समर खान, वेलकम टू द शो दुनिया बोल है, कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समर खान, ये जो इशू आपके साथ आया है प्लीज़ हमारे नाज़रीन को भी बताइएगा कि ये क्या मामला है। इशू ये था कि मेरे माउंटेनियरिंग बूट्स एक इंटरनेशनल कंपनी ने स्पॉन्सर किए थे क्योंकि वो मेरे काम को सपोर्ट करना चाह रहे हैं और उन्हें पता है कि पाकिस्तान में कोई लोकल ब्रांड या कोई ऐसी सोर्स नहीं है जिससे हम अपनी स्पोर्ट्स की किट पूरी कर सकें। तो जब उन्होंने वहाँ से भेजा, वो स्पॉन्सर्ड थे, मैंने कहा मैं यहाँ रिसीव कर लूँगी अपने घर पे, और मुझे बहुत लेट पता चला कि वो काफ़ी दिनों से लाहौर कस्टम्स में पड़े हुए हैं। अच्छा। और फिर मेरे अप्रोच करने पे ना तो किसी सही फोकल बंदे का नंबर मिल रहा था। जो बीच के लोग थे वो यही कह रहे थे, कोई 50,000 का बिल भेज रहा था, कोई 55 का भेज रहा था कि ये स्टोर के चार्जेस हैं, ये फलाने चार्जेस हैं, ये फलाना चार्जेस हैं, ये आपने पूरे करने हैं। तो मैंने कहा इतना तो हम लोग कमाते नहीं है खिलाड़ी पाकिस्तान में कि जितना आप हमसे उससे चार्जेस मांग रहे हैं हमारे इक्विपमेंट का। तो कस्टम्स काम का क्या कहना है कि वो ये चार्जेस किस लिए मांग रहे हैं? और आपने बताया कि ये एक शूज़ हैं जो कि एक इंटरनेशनल ब्रांड ने भेजे हैं मुझे। मेरे जब उनसे मेरी ट्विटर पे, क्योंकि ट्वीट काफ़ी मैसिवली वायरल गई, बहुत लोगों ने उसको सपोर्ट किया और वो सही ऑफिशियल्स तक पहुंचा, तो उसके बाद आफ्टर गवर्नमेंट प्रेशर दे हैड टू कांटेक्ट मी। और जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो डिलीवरी वाले हैं उन्होंने सही आपको कन्वे नहीं किया, उन्होंने आपसे फॉर्म्स फिल नहीं करवाए, उन्होंने हमें आपका डाटा नहीं दिया, तो हमने इसलिए आपका पैकेज रिलीज नहीं किया। अच्छा, तो इस बारे में जानने के बाद आपके साथ किसी ने कोई राब्ता किया है, कोई कांटेक्ट किया है या आपकी हेल्प करने की कोशिश की है? हालांकि ये केस लाहौर का था, बट आई वाज कांटेक्टेड बाय गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कुंडी साहब, और उनकी टीम से मेरा राब्ता हुआ। उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मुझसे सारी डिटेल्स ली। अच्छा। और उन्होंने कोशिश की कि मेरा पैकेज लोकेट किया जाए, क्योंकि 3-4 हफ्ते बीच में गुजर चुके थे। और कल शाम को मेरा पैकेज लोकेट हुआ। वहाँ से उन्होंने कुछ कस्टम ऑफिशियल्स बीच में इन्वॉल्व हुए, उन्होंने मुझसे राब्ता किया, उन्होंने कोशिश की कि उसको फिर जल्द अज जल्द रिलीज किया जाए। तो वो आज इंशाल्लाह मुझ तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, आज आप तक पहुंच जाएंगे। तो समर, जो इंटरनेशनल ब्रांड ने आपको ये शूज़ भेजे हैं, उन्होंने आपके साथ कांटेक्ट किया था, आपको बताया था कि हम ये भिजवा रहे हैं आपके लिए? मैं इसीलिए इतने टेंशन में थी क्योंकि वो हर डेली मुझे ईमेल उनकी आती थी कि समर आपको पैकेज रिसीव हुआ है, पैकेज, और यहाँ पैकेज का नाम और निशान भी नहीं था। दूसरा, अगर वो इतने एक्सपेंसिव, क्योंकि आपको पता है स्पोर्ट्स का गियर बहुत महंगा होता है, लाखों के जूते आपको भेजे हैं, बड़ी मुश्किल से आपको जिंदगी में एक पहली दफा कोई प्रोफेशनल माउंटेनियरिंग शूज मिले हैं, और फिर मैं उनको ये नहीं बता सकती थी कि यहाँ कस्टम वालों ने रोके हुए हैं या मुझे नहीं दे रहे, क्योंकि हमारे लिए बहुत बदनामी का बायस बनता है कि वो एक आउट ऑफ द वे आखिरी कोने से मुझे एक बंदा हेल्प कर रहा है और हमारे अपने ही लोग नहीं पहुंचने दे रहे मुझ तक। तो वो उनको भी मैं बहुत एक्सक्यूज करती थी कि नहीं हमारा प्रोसेस लंबा है, पहुंच जाएगा, आज पहुंच जाएगा, कल पहुंच जाएगा, लेकिन वो शुक्र है फाइनली पहुंच गया। और मेरी आपकी प्लेटफॉर्म के थ्रू यही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप एथलीट्स को किसी और एरिया में रिलीज नहीं दे सकते हैं, ना उनकी सैलरीज होती हैं, ना उनकी इंश्योरेंस, स्कॉलरशिप्स कुछ भी नहीं होते हैं, तो एटलीस्ट उन्हें टैक्स तो एग्जेम्प्ट करें ताकि हम अपना स्पोर्ट्स गियर पूरा करें। पाकिस्तान में शॉप है ही नहीं, बाहर से आप पहुंचने ही नहीं देते, तो हम अपनी स्पोर्ट्स की किट कैसे पूरी करें और कैसे परफॉर्म करें? बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। अच्छा समर खान, ये जो आपका जो इशू था ये तो हाईलाइट हुआ, तो इसके लिए आपके साथ कांटेक्ट भी किया गया और इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश भी की गई। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे और भी लोग होंगे जिनके बहुत सारे इश्यूज होते होंगे और इस तरह हाईलाइट नहीं होते होंगे, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? आपको पता है जब मैंने ट्वीट किया उस पर इतने लोगों ने ऊपर से रिस्पांस दिया, सब ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं कि किसी के सिल्वर की कोई ज्वेलरी कब्जे में कर ली गई थी, किसी की कोई चाय उनको गिफ्ट में मिली थी बाहर से, वो गिफ्ट में, किसी के बच्चे का कोई खिलौना। और सबसे जो डिसअपॉइंटिंग चीज़ ये थी, अगर कोई हमारे अस्पतालों के लिए कोई मेडिकल एड भी भेजता है, कोई टेक्निकल इक्विपमेंट जो पाकिस्तान में नहीं मिलता इलाज के लिए, उसमें भी 4-5 का टैक्स लगा के वो दबाया हुआ है। तो मतलब कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसमें इन स्पेशल केसेस को एग्जेम्पशन दिया जाए या उनको रिलीफ दिया जाए, जिसमें स्पोर्ट्स के लोग आते हैं, मेडिकल के लोग आते हैं, दवाइयाँ आती हैं, इमरजेंसी का सामान आता है। कम से कम इसके बारे में तो पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए। यकीनन पॉलिसी होनी चाहिए इस बारे में। अच्छा समर खान, आपका तो काफ़ी राब्ता भी हुआ होगा कस्टम्स हुकाम के साथ इस बारे में, इस इशू के बारे में। आखिर उनकी जानिब से क्या कहा जाता है कि क्यों ये वो रिलीज़ नहीं कर रहे, टैक्स का मामला है या क्या इशू होता है?
उन्होंने ये टैक्स और रूल्स लगाए हुए हैं, सेल्स टैक्स, फलाना टैक्स, और वो सब पे एक जैसे अप्लाई किए हुए हैं। अब वो चेक एंड बैलेंस नहीं करे कि क्या उस टैक्स से ज्यादा भी चीजें लोगों से ले ली जाती हैं, उस टैक्स से ज्यादा भी लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, क्योंकि ये मल्टीपल इंसिडेंट्स मैंने अपने रिश्तेदारों में भी सुने हैं कि वो बाहर से अपने लिए कोई चीज लेकर आते हैं, बेशक वो मामूली सा हेडफोन होगा, और अगर उनको पसंद आ जाता है ड्यूरिंग वो तलाशी वलाशी या वो कस्टम की प्रोसेस के थ्रू, तो वो उठा लेते हैं। अब इस चीज को रिफाइन करने के लिए इनका भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि हर ऑफिसर ऑनेस्ट नहीं होता, न ही हर ऑफिसर रूल्स फॉलो करते हैं। तो अपने अथॉरिटी का गलत फायदा उठाना, इसको रीचेक और वेरीफाई किया जाए। बिल्कुल चेक एंड बैलेंस होना चाहिए इन लोगों का भी, इन इदारों का भी। अच्छा समर खान, वी होप कि आपको ये जो आपका पैकेज है या जो भी पार्सल है आपको जल्द से जल्द मिल जाए, और जो बहुत सारे और भी लोग हैं जिनके ऐसे इश्यूज आते हैं, अक्सर हम सुनने को मिलते हैं हमें कि ऐसे इश्यूज आ रहे हैं कस्टम्स हुकाम की जानिब से, सामान रुक जाता है, चीज़ें उनको नहीं दी जाती, हालांकि कुछ लोगों ने बहुत इमरजेंसी की सिचुएशन में भी ऐसी चीज़ें मंगवाई होती है, जैसे आपने कहा कि मेडिसिन वगैरह भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यकीनन ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा समर खान, आप कोहपेमा भी हैं, आप अपने एक्सपीरियंस के हवाले से भी कुछ हमारे नाज़रीन को बताइएगा। कोपेमाई और जितने भी मेरे साथ समेत कुछ गिने चुने एथलीट्स आपको पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं ना, वो बहुत आउट ऑफ द वे जाके सेल्फ एफर्ट्स पे कोशिश ये करते हैं। हमारे दो टारगेट होते हैं, एक तो हम अपनी आइडेंटिटी बनाएं और इस स्पोर्ट से को ही हम अपने पेशे में कन्वर्ट करें, क्योंकि आपको पता है पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स एक प्रॉपर प्रोफेशनल करियर है, सिर्फ पाकिस्तान में उसको एज अ प्रोफेशन नहीं ट्रीट किया जाता। और हम कोशिश करते हैं कि हम खुद स्पॉन्सर्स के पीछे भागे, खुद ब्रांड एंडोर्समेंट्स करें, अपने सोशल मीडिया को भी एक्टिव करें। हालांकि हमारा ये काम, हमारी पूरी ट्रेनिंग हमारी परफॉर्मेंस और स्पोर्ट्स पे होनी चाहिए। बिल्कुल खुद से तो पूरी कोशिश करेंगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। यही चीज़ें अक्सर सुनने को मिलती है कि जो हमारे पाकिस्तान में खिलाड़ी हैं और जो भी ये लोग ऐसे लोग हैं जिनका टैलेंट है, जो सामने आते हैं, उनको खुद से इस तरह की बहुत सी कोशिशें करनी पड़ती। समर खान हमारे साथ मौजूद थी। समर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, हमें दीजिए इजाज़त। कल होगी आपसे मुलाकात एक नए दिन के साथ, एक नए आगाज़ के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।